हेलो, गुड इवनिंग। उम्मीद करता है सभी अच्छे हैं, सॉरी अच्छे होंगे। और शाम शाम का समय हो रहा है, तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेष कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में एक आ जा सकता है विशेषण के भी शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उनकी क्रिया को दोष आदि का बोध कराते उन्हें विशेषण कहते हैं। जया सुंदर है, जैसे जया सुंदर है, जया एक करता है, सुंदर हो गया विशेषण, और लड़की। ठीक है, जया सुंदर लड़की है, तो इसमें विशेषण हो जाएगा हमारा सुंदर लड़की। जैसे मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय जो काली है, तो काली इसका विशेषण हो गया। ठीक है, कलम लाल है, तो लाल जो है कलम, तो उसकी विशेषता बतला रहा है, तो लाल विशेषण हो जाएगा। महेंद्र कमजोर है, इसमें अगर महेंद्र कमजोर है, तो ये कमजोर जो है वो विशेषण है इसमें। हाँ, सुंदर, काली, लाल तथा कमजोर आदि संज्ञाओं को विशेषता प्रकट कर रहे हैं, विशेषण है। विशेषण जो है 6 प्रकार के होते हैं। सॉरी भाई, इसमें 6 मूलतः तो 4 ही माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक नहीं पढ़ते हम, मूलतः जो है 4 ही माने जाते हैं: गुणवाचक, संकेतवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक। ठीक, तो गुणवाचक जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध होने हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कलम लाल है, ये संतरे ताज़े हैं, आदमी मोटा है। भारतीय लोग बहुत कायल होते हैं। उदाहरणों में लाल, ताजे, मोटा और शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं या सर्वगुण या गुण प्रकट कर रहे हैं, तो तय विशेषण हो जाएंगे। उदाहरण पापी, जिज्ञासु। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण नंबर 2, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत होता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह घर अब यहाँ नहीं है, उस घोड़े को निकाल दो, यह लड़की सुंदर है। इन उदाहरणों में वह, उस तथा यह सब संकेतवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। सॉरी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो वह घर अब नहीं है, मतलब वो इशारा कर रहा है वह घर अब यहाँ नहीं है। उस घोड़े को निकाल दो, वो संकेत दे रहा है कि उस घोड़े को निकाल दो। यह लड़की सुंदर है, वो कह रहा है कि ये लड़की सुंदर, संकेत दे रहा है। उदाहरणों में यह, उस तथा यह सब संकेत विशेषण है। अब आएंगे संख्यावाची विशेषण भी। ठीक है, जिन विशेषणों द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बालक जा रहे हैं, वे तीनों घर गए। उदाहरणों में 4 और 3 शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के जो हैं 2 भेद होते हैं, एक निश्चित वाचक संख्या और एक अनिश्चित वाचक संख्या। निश्चित वाचक जिसमें किसी संख्या का ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जिसमें एक निश्चित संख्या आती है उसे निश्चित वाचक कहते हैं, सरल शब्दों में कहते हैं। जैसे 5 छात्र कहाँ गए, चौथा हिस्सा मिलेगा, मेरे 100 रुपये का है, मेरे 50 रुपये का है, मेरे 10 रुपये का है, ऐसे करके। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं, मतलब ये पूछे नहीं जाते, वही एक ही पूछा जाएगा। अब हम इसमें इसको हटाइए। अनिश्चित वाचक संख्या जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना हो, जिसमें निश्चित संख्या का बोध न होता हो वो अनिश्चित वाचक हो गई। और उधर हमने पढ़ा था अभी निश्चित वाचक, जिसमें निश्चित एक संख्या का बोध होता हो, ठीक, वो निश्चित वाचक हो जाएगा। और इसमें जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध न हो उसे अनिश्चित वाचक संख्या कहते हैं। कुछ किताबें दो, महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थी, कुछ छात्राएं इधर गई हैं। अनेक पता नहीं कितने अनेक हैं, कुछ छात्राएं पता नहीं कितनी छात्राएं। ठीक, परिमाणवाचक विशेषण नंबर 4, जिन विशेषणों से किसी वस्तु
का नापतोल अथवा मात्रा का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा भोजन करो, कुछ आम लाओ, अधिक धन मत रखो। थोड़ा, कुछ, अधिक धन, ये मतलब परिणाम हो गया, ये परिणाम है। विशेषण के नियम भी देख लेते हैं। कहीं कहीं अकारांत शब्द का इकारांत कर देते हैं। हिंदी में कारक चिन्ह विशेषणों के साथ नहीं लगते हैं। प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे दिन से दैनिक हो जाता है। दिन में हमारा एक प्रत्यय हो गया, वो दिन से जो है दैनिक हो जाएगा। रूपी, संबंधी, साली, कारक, हीन, सा, जनक, वृद्ध आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाए, जैसे यश से यश रूपी, धन से धन रूपी, कीर्ति से कीर्तिशाली, मान से मानहीन, हानि से हानिकार, संतोष से संतोषप्रद, अपमान से अपमानजनक, विषय से विषय संबंधी अर्थ। विशेषण के लिंग वचन तथा कारक उसके विशेष के अनुसार ही होते हैं। क्रिया, क्रिया यह शब्द जिससे किसी कार्य के होने, करना या होना के पाए जाने ही क्रिया कहलाती है। तो अन्वित पढ़ रहा है, अन्वित क्या कर रहा है, अन्वित पढ़ रहा है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है, क्रिया चालू है। कर्णिका चली गई, प्रवंजन खाएगा, उसने पत्र लिखा, कलाधर्मी श्रोतशाला गए, कंजिका पढ़ रही है। ठीक है। वाक्यों के गठन में क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना क्रिया के वाक्य अधूरा है। सभी प्रकार की क्रियाएं मूलभूत शब्दों से बनी, जिसे धातु हम कहते हैं। जैसे खाएगा में खा धातु है। ठीक है। क्रिया के विध रचना दृष्टि से दो विध होते हैं, एक अकर्मक और एक सकर्मक। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सूचित करने वाले होने वाले व्यापार का फल जिसका कर्ता पे ना पड़े, कर्म पे पड़े, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कंजिका चित्र बनाती है, कणिका नृत्य करती है। वाक्यों में बनाना और करना, क्रिया का फल क्रम से चित्र और नृत्य पर पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है। अकर्मक क्रिया, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है, तब उसे कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति हंसती है, जिगीसा गाती है। जिगीसा कैसा गाती है, वो जिगीसा गाती है, क्या गाती है, इसमें क्रिया नहीं है। क्या गाती है, पता नहीं क्या गाती है, जिगीसा गाती है ओनली। ठीक है। रति हंसती है, रसी क्या हंसती है बस, तो क्रिया ही नहीं है, अकर्मक है, मतलब कर्म नहीं है इसमें, सॉरी। इन वाक्यों में हंसती और गाती कर्ता के रति और जिगीसा पर ही क्रियाओं का फल रहता है, अतः क्रियाएं कर्मक हैं। द्विकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। हिंदी में कुछ क्रिया ऐसी जिनके साथ दो कर्मक और गुण होते हैं। माँ बालक को दूध पिलाती है, इसमें दो क्रिया हैं। वो क्या करती है, दूध पिलाती है। इस उदाहरण में पिलाती है क्रिया के दो कर्म हैं, बालक और दूध। दूध जो है मुख्य कर्म हो गया, बालक गौण कर्म, द्विकर्मक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया वह क्रिया है जो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जैसे रमणी सो चुकी है, रेखा सोने लगी, वह घर पहुंच गया। वाक्य में सो चुकी, सोने लगी और पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया की विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्राय मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रिया का प्रयोग अधिक होता है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। बस इतना ही जान लो, इस पर 11 भेद पूछे नहीं जाते हैं। सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है, उन्हें हम सहायक क्रिया, जैसे सापेक्ष छाया है। नामबोधक क्रिया, संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है ना, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना संज्ञा क्रिया, दुखी होना, निराश होना विशेषण।
पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसने पढ़कर भोजन किया, वो पढ़ के फिर भोजन किया ना, एक क्रिया कर ली उसने, पढ़ लिया फिर भोजन किया, तो पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पढ़ने की क्रिया की पूर्णता के साथ ही भोजन करने की क्रिया शुरू होती है। टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। टहलना क्रियार्थक संज्ञा है। बस ये पूछे नहीं आता, प्रेरणार्थक पूछ लेता है। जिन क्रियाओं से ज्ञात हुई कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी अन्य से दूसरे व्यक्ति से करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अध्यापकों ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। मालिक नौकर से काम करवाता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है, वो दूसरों से करवाता है, तो ये हो जाएगी जो है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उठवाना, कटवाया, चलवाया, लिखवाना, चढ़वाना, चटवाना, मिलवाना, रखवाना, दिलवाना, जिसमें आना प्रत्यय लगता हो क्रिया में, वही हमारे जो है प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण होंगे। थैंक यू। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी।